पाकिस्तान और तालिबान के बीच कल से ही जंग जारी है। डुरंड लाइन पर दोनों ओर से लगातार फायरिंग हो रही है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग में तो चाइना की क्लास लग गई। चाइना के साथ एक बड़ा ही खेल हो गया है। वहीं भारत ने भी अब सुखोई 57 को लेकर बात करना शुरू कर दिया है। भारत को भी एक ऐसा ऑफर मिला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और तालिबान के सैनिकों के बीच कल से चल रही लड़ाई धीरे धीरे खतरनाक स्थिति पर पहुंच रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पर दोनों ही देशों की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ के मोहम्मद जिले से संबंधित नांगरहार प्रांत के दोरबाबा और गोस्ता जिलों में कल से फायरिंग की जा रही है, जिसका जवाब अफगानिस्तान की तरफ से भी दिया जा रहा है। वहीं भारी गोलाबारी के बीच सीमावर्ती इलाकों से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान की सीमा क्षेत्र में रहने वाले दर्जनों परिवार अपने घर से भागकर देश के दूसरे हिस्सों में जाने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने लगातार हो रही गोलीबारी की पुष्टि की है। द खोरासन डायरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज शाम को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मोहम्मद जिले के बेजई में एक चौकी पर अफगान सीमा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में पाकिस्तानी पक्ष में कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर है। तब से गोलीबारी जारी है। द खोरसन डायरी के 16 फरवरी के एक ट्वीट में कहा गया कि शाम को मोहम्मद जिले के बेजई कुनार सीमा पर अफगानिस्तान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान में कम से कम 30 आतंकियों को मार गिराया है। ये वो इलाके हैं जो अफगानिस्तान से सटे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान से आए आतंकी पाकिस्तान में बम धमाके करते हैं, लेकिन तालिबान ऐसे दावों को सिरे से खारिज करता है। मंगलवार को पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि सोमवार को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी पर दक्षिण वजीरिस्तान जिले के सरोगा इलाके में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया था। पाकिस्तान ने कहा कि मारे गए सभी आतंकवादी तहरीके तालिबान के हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आतंकियों के सफाई के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। तहरीके तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में इस्लामिक शासन की स्थापना करना चाहता है। पाकिस्तान दावा करता है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने टीटीपी के आतंकियों को पनाह दे रखा है, लेकिन तालिबान ऐसे दावों को खारिज करता है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हवाई हमले भी किए थे, लेकिन तालिबान ने दावा किया कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में आम लोग, महिला और बच्चों की मौत हुई है। पिछले हफ्ते उत्तरी वजीरिस्तान के मीरान शाह इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे और 6 आतंकवादी मारे गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान आतंकवादी हमलों में वृद्धि से जूझ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के सीमावर्ती प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान प्रशासन पर टीटीपी के आतंकियों को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी अभियान चलाने के लिए करने देने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के आतंकी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन तालिबान ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और पाकिस्तान से अफगानिस्तान में टीटीपी के मौजूदगी के सबूत मांगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि साल 2025 में रूस और अमेरिकी प्रतिनिधियों ने सऊदी अरब में मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन पर चर्चा के साथ साथ आर्कटिक में ऊर्जा सहयोग की संभावनाओं पर भी बात। रूसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दमित्रियेव ने किया। बैठक में दोनों देशों ने उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में संयुक्त हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं की संभावनाओं पर चर्चा की। ये चर्चा विशेष रूप से आर्कटिक में तेल और गैस के अन्वेषण और प्रोडक्शन के बारे में थी, जहां दोनों देशों के पास व्यापक हित है। ये बैठक यूक्रेन के बिना हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। रूस ने दावा किया कि अमेरिकी व्यवसायों ने रूस से वापस जाने के कारण लगभग $300 बिलियन का नुकसान उठाया है, जो
साल 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद हुआ। 2010 के दशक के शुरुआत में एक्सोन मोबाइल और रोजनेफ्ट ने आर्कटिक के करास सागर में संयुक्त तेल अन्वेषण के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया था। ये सहयोग, जिसे रीसेट के रूप में जाना जाता था, रूस और अमेरिका के बीच उस समय के बेहतर संबंधों को दिखलाता था। हालांकि साल 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, जिससे एक्सोन मोबिल को अपनी परियोजनाएं छोड़नी पड़ी। आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग का एक अन्य ऐतिहासिक उदाहरण 1996 में स्थापित आर्कटिक काउंसिल है, जिसमें रूस और अमेरिका सहित 8 देश शामिल हैं। इस काउंसिल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और अस्थायी विकास पर केंद्रित है, लेकिन यूक्रेन संकट के कारण इसके काम में व्यवधान आया। आर्कटिक क्षेत्र ने न केवल ऊर्जा संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि नई समुद्री मार्गों की संभावनाओं को भी प्रस्तुत करता है, जो व्यापार और सैन्य रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग की कोई भी प्रगति वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकती है, विशेषकर यदि यह आपूर्ति के नए स्रोतों को जोड़ती है या रूस के ऊर्जा निर्यात को फिर से स्थापित करती है। तो अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है, जिस ऑफर के बाद भारत मना नहीं कर पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर F-35 फाइटर जेट के अधिग्रहण के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच रिपोर्ट है कि भारत रूस के बीच Su-57 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के अधिग्रहण को लेकर बातचीत हुई है। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी के प्रेशर के आगे झुकने वाले नहीं है। भारतीय सेना वही फैसला करेगी जो देश हित में होगा। मॉस्को और दिल्ली के बीच सुखोई 57 को लेकर उस वक्त बातचीत की गई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 लाइटनिंग का ऑफर दिया है। चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी वायुसेना को एडवांस बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान ने चीन से J-35 खरीदने की घोषणा कर रखी है। अमेरिकी एडवांस F-35 लड़ाकू विमानों के विपरीत रूसी सुखोई 57 ही भारत के लिए विकल्प है। भारत को अगर 5th जनरेशन लड़ाकू विमान खरीदना है तो इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ जाना होगा, लेकिन अमेरिकी फाइटर जेट हमेशा कई शर्तों के साथ आते हैं। अमेरिका कई सीमाओं में बांध कर उनका सौदा करता है। हम अभी देख रहे हैं कि कैसे तेजस फाइटर जेट का इंजन देने में अमेरिका बहानेबाजी कर रहा है। अमेरिका कभी मानव अधिकार को लेकर मुंह फुलाता है, तो कभी जियोपॉलिटिक्स में भारत से समर्थन नहीं मिलने पर नाराज हो जाता है। दुनिया में अभी सिर्फ 3 देशों के पास ही स्टील्थ फाइटर जेट हैं, अमेरिका, रूस और चीन। तुर्की भी जल्दी इस क्लब में शामिल हो जाएगा जब वो कान प्रोजेक्ट को फाइनल कर लेगा। कान के तहत तुर्की 5वीं पीढ़ी के जेट्स का निर्माण कर रहा है और ऐसी रिपोर्ट है कि तुर्की में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका अक्सर कई मुद्दों को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकियां देता रहता है। पश्चिमी देश प्रतिबंध को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और परमाणु परीक्षण के वक्त भारत इसे झेल चुका है। भारत और अमेरिका के बीच भले ही रणनीतिक संबंध बन चुके हों, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच में विश्वास भरा रिश्ता नहीं बना है। अलग अलग मौकों पर अमेरिकी सांसद और सीनेटर्स विश्वास भरे रिश्ते की बहाली की बात कर चुके हैं। दूसरी तरफ इतिहास गवाह है कि रूस भारत का आजमाया हुआ साथी है। भारतीय हथियार बेड़े में अभी भी 60% से ज्यादा उपकरण रूसी हैं। भारत पहले से ही रूसी फाइटर जेट का इस्तेमाल करता आया है। रूस ने आज तक हथियारों को लेकर भारत को शर्तों में नहीं बांधा है। इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल है। भारत और रूस के बीच भले ही सुखोई 57 को लेकर बातचीत हुई हो, लेकिन ये फैसला लेना भारत के लिए आसान नहीं है। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि सुखोई 57 को इसके स्टैंडर्ड निर्यात में रूप में खरीदा जाए, जैसा कि अल्जीरिया ने किया है। इससे भारत को मौजूदा समय में अपने लड़ाकू बेड़े में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को शामिल करने का मौका मिल जाएगा, खासकर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने चीन से नेक्स्ट जनरेशन के हथियार लेने की घोषणा कर दी है। पर अब इस मामले में एमका मामले में भी भारत की मदद करने जा रहा है रूस। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।